दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों अभी कुछ दिनों से हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है। हमने शुरुआत की है कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाना है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या यही है कि हम दुनिया अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना ही चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपने देश को फिर से उस स्थान पर लेके जाना चाहते हैं जिस स्थान पर हम हमेशा हजारों सालों तक थे। आज जितने भी चीजें, जितने भी विषय हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उन सब विषय में भारत ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। हर विषय में दुनिया को एक सही राह दिखाने का काम भारत ने किया है। हमारा भारत इतना महान है, इतना डेवलप्ड और इतना प्रोग्रेस था कि हमारे भारत देश की तुलना किसी भी देश के साथ हो ही नहीं सकती। हम इतने आगे, इतने डेवलप्ड थे। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, हमारे देश में रहने वाले लोगों को पता नहीं कि हम हजारों सालों तक दुनिया की इतने महान राष्ट्र थे। कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, कई सारी चीजें जो आपके साथ शेयर कर सकता हूं जिससे आपको पता चले कि हम कितने ज्यादा डेवलप थे। उसमें से कुछ एग्जांपल ये है। अभी चीन में, जापान में प्राचीन चीन की संस्कृति करके एक शाओलिन कुंफू उसकी प्रैक्टिस होती है। हर जगह उसकी प्रैक्टिस की जाती है। अब ये कुंफू यानी दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड महान ऐसा मार्शल आर्ट है और पूरे चीन में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, इसको फॉलो करते हैं, ऐसा कल्चर वहां है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्ट चीन को किसने सिखाया? तो चीन को सिखाया एक भारतीय ने। हमारे भारतीय ये ऋषि मुनि साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया। ये जब चीन में गए थे तब चीन के लोगों की वो जो दुर्बलता थी मानसिक और शारीरिक, वो दूर करने के लिए, उनको फिर से बलशाली करने के लिए उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, हमारे पर्यावरण में हमारे साथ जो पशु है, जो प्राणी मात्र है, उनके साय उनसे क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं और उससे कैसे हमारी दुर्बलता हम दूर करके फिर से बलशाली हो सकते हैं। तो ये भारतीय थे जिन्होंने चीन को, जापान को ये कुंफू बताया। दोस्तों कराटे जो चीज है ये बहुत छोटा सा अंश है इस शाओलिन कुंफू का। इसके अलावा जैन संस्कृति जापान की। अभी अगर आप जापानीज को पूछोगे कि उनकी डेवलपमेंट वो जो की है उसका फाउंडेशन क्या है, क्या उनकी संस्कृति के जिसकी वजह से जो जापानीज, वो जो लोग हैं वो इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो वो कहेंगे जैन संस्कृति, जैन मेडिटेशन। और ये जैन संस्कृति जिस जापान को किसने बताई? ये भी सिखाई हमारे ही भारतीय ने। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इजिप्ट में जो पिरामिड है, जो देखने के लिए दुनिया भर के लोग जाते हैं, दुनिया के जो 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य जिसे कहते हैं, ये पिरामिड भी अगर आप देखोगे तो किसने बनाया? तो अभी कुछ दिन पहले इस पिरामिड में 4,500 सालों पहला एक एक सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल वो वहां मिला। वैसे ही सूर्य मंदिर जो जैसे सूर्य मंदिर यहां भारत में पाए जाते हैं, यहां भारत में राजाओं ने तैयार किए, यहां तक कि वहां भारत ने बनाए हुए वस्त्र वहां दिखाए गए। तो अभी ऐसा अनुमान बताया जाता है कि ये जो पिरामिड्स है ये एक्चुअली शायद भारतीयों ने वहां वहां तैयार किए, उसका निर्माण किया। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी आप जिसे सुपर स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में भी आप देखोगे कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि ने कितना भला कंट्रीब्यूशन किया है। आप अगर अपने बच्चों को पूछोगे कि तो कौन सा वो साइंटिस्ट है जिसने बताया कि पृथ्वी गोल है, या और ये पृथ्वी अपने साथ घूमते घूमते सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है, तो फिर बच्चे आज के आपको गैलीलियो, कोपरनिकस इनकी बात करेंगे, इनका नाम कहेंगे। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इनके इनके हजारों साल पहले हमारे भारतीय ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की है। और शायद कई सारी ऐसी चीजें जो हमें जाननी है, समझनी है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है। आज जिस मेडिसिन में मैंने पढ़ाई की
हैं उसको कंप्लीट नहीं हुए, 200 साल से पुराना है वो। लेकिन हमारा आयुर्वेद अगर आप देखोगे तो आयुर्वेद का जो मेडिसिन है वो 1200 साल में डेवलप हुआ है। सर्जरी 600 सालों में डेवलप हुई। उन दिनों जो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है वो आज भी आपको थक कर देगा, आपको आपको इंस्पायर कर देगा। ऐसी इस तरह का डेवलपमेंट उस दिनों ने हमने किया है। तो वो हाइड्रोलॉजी हो, वो जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, गणित हो, भौतिक शास्त्र हो, हर चीज में हमने दुनिया का नेतृत्व किया। हम जब सबसे ज्यादा डेवलप थे। तो जब हम कहते हैं कि हमें अपने देश को फिर से महान राष्ट्र बनाना है तो उसका मतलब यह है, उसका मतलब है फिर से अपने राष्ट्र को उस स्थान पर लेके जाना है जहां हम हजारों सालों तक थे। और कैसे होगा ये? तो सबसे पहले तो हमारे देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, वो आज भी हमारे पास है। भारत एक ऐसा देश है कि मानो कुदरत ने अपने हाथों से इसे बनाया। हमारे यहाँ जो संसाधन है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। पिताश्री जैसे हमारा हिमालय, ये नदियां, ये माता जैसे जो जिन्होंने हमें सेवा की है, हमारी हर मिट्टी को सुलम सुफलम किया है, वो समुन्दर जो हर क्षण इस भारत माँ के पैर अपने हाथों से धोता है, ये कहीं नहीं है दोस्तों। और वो ये रिसोर्सेज जिसके वजह से हम इतनी बड़ी इकोनॉमी थे वो आज भी है। लेकिन इस रिसोर्सेज का उपयोग करके सबसे बड़ी इकोनॉमी निर्माण करने का काम कौन करेगा? तो मनुष्य। तो दुनिया का सबसे डेवलप्ड ब्रेन अगर कहीं है तो भारत का है। हम देख सकते हैं कि आज की तारीख में दुनिया के जो सबसे बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, जिसको भारत ही चला रहा है, जिनके हेड भारतीय है, जिनके नेतृत्व में, भारतीयों के नेतृत्व में वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनियां बहुत बड़ा काम कर रही है। रिसर्च में अगर आप देखोगे तो कोई भी रिसर्च हो, किसी देश का मिलिट्री का रिसर्च हो, किसी कंपनी का रिसर्च हो, नासा का रिसर्च हो, हर जगह आपको भारतीय नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बार मैं जिसका एग्जांपल देता हूं ना, अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया, अंग्रेजों ने इस तरह हमें लूटा। आज उन अंग्रेजों को कौन चलाता है आपको पता है? क्या आपको पता है उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज के तारीख में एक भारतीय ही है, ऋषि सोनक। इंफोसिस के जो नारायण मूर्ति है उनके जमाई, वो आज की तारीख में उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। तो हमारे पास ब्रेन की बिल्कुल कमी नहीं। तो किस तरह से हम अपने देश को महान राष्ट्र बनाएंगे? तो दोस्तों, हमारे देश को फिर से वो महान कोई बनाएगा तो वो है लोग। ये लोग ही बनाएंगे हमारे देश को महान। ये लोग ही है जो आज भी हमारे देशों में ये ऐसा टैलेंट मौजूद है, हमारे गांव में है, हमारे शहरों में है, ऐसा टैलेंट जो शायद दुनिया में सबसे बेस्ट हो। जो हमारे देश के बाहर जाके इतनी सारी डेवलपमेंट जो करते हैं, वो सब टैलेंट आज हमारे देश में हर गांव में, हर तहसील में मौजूद है। ये वो लोग हैं जो लोग इस देश को फिर से महान बनाएंगे। लेकिन आज की तारीख में इन लोगों के सामने बहुत सारे समस्याएं हैं, इश्यूज है। यानी सिंपल बेसिक इशू, रोटी कपड़ा मकान से चालू होते हैं ये इशू। और अगर आपका पेट खाली है, अगर आप भूखे हो तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। अगर आपके परिवार को जो बेसिक चीजें चाहिए, अगर आपका परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे आप अब समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए? तो सबसे पहले इस सब की शुरुआत कैसे होगी? तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमें पहले करना होगा एक आर्थिक विकास, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आर्थिक विकास जिसकी वजह से फिर ये लोगों की जो जो समस्याएं है, जो प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो। जो बेसिक चीजें हैं उसको उसको निराकरण करने का, उनको जो चीजें चाहिए, एक अच्छा इनकम चाहिए उनको, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ये जो बेसिक चीजें होती है ना, वो चाहिए, देनी पड़ेगी हमें। एक बार हमने अपने लोगों को सक्षम किया, इनको इम्पावर करेगा तो किया, तो ये लोग फिर अपने देश को फिर से महान बनाएंगे। इतनी काबिलियत हमारे लोगों में है। और यही करने का काम, यही करने की जिम्मेदारी आज हमारी है। हर तहसील में जो हमारी कंपनी है, जो हमारी स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को जल्द से जल्द हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। क्योंकि ये कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है, हम इस तरह से इसको बनाने वाले हैं ना कि इस प्रोसेस में ये सभी इशू, ये सभी प्रॉब्लम इसको दूर करेंगे।
हमारे तहसील में रहने वाले हर परिवार को एक अच्छा इनकम दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा मिशन है। इस प्रोसेस में हर व्यक्ति को, जिसको आज काम की जरूरत है, उसको कहीं जाना ना पड़े। 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इस वैल्यूएशन से। जिस तरह से हम लोग काम करेंगे, उस वजह से ये पूरे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे तहसीलों में, हमारे गांव में, शहरों में जो चाहिए, बेसिक जो सुविधाएं हमारे फैमिली को, परिवार को चाहिए, ये इससे क्रिएट होगी। और ये 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने, यानी एक मंच, एक फाउंडेशन का निर्माण करना है, जिस फाउंडेशन के ऊपर फिर ये लोग सक्षम होंगे, एम्पावर होंगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ लोगों की बात नहीं है, इस तहसील में ये जो पर्यावरण है वो भी हमारा स्टेक होल्डर है, वो भी हमारा पार्टनर है। आज ये सब बिजनेस करके, ये सब प्रोसेस करने के बाद जितने भी पैसे एमसेल के पास बचेंगे, जितना प्रॉफिट एमसेल के पास बचेगा, उसमें से 20%, 20% हम ये जो हमारे सोसाइटी में, हमारे तहसील में जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, इस पे रहने वाले जो प्राणी मात्र है, उनके लिए खर्च करेंगे दोस्तों। इसलिए ये फाउंडेशन अभी हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार लोग कहते हैं कि उस सिस्टम में वो काम नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि हम भारत में रहने के बाद हमको वो प्रोत्साहन या वो जो बेसिक चीज है वो नहीं मिलते, इसलिए वो बाहर जाने के बाद बहुत कुछ काम करा के दिखाते हैं। आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बहुत जल्द से जल्द एक करें। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले 3 साल, ये 3 से 5 साल हमको वैसे ही काम करने पड़ेगा जैसे बच्चे हमारे सामने करते हैं। आज IIT, IIM, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इसके एडमिशन के लिए बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं और वो एडमिशन होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो 5-5, 6-6 साल बच्चे पढ़ाई करते हैं। बस उतना ही पढ़ाई अगर हम लोग करें, यानी 8 से 10 घंटा अगर हम काम करें बस इसके ऊपर कि मुझे अपने तहसील में मेरे कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी, बस दिन रात, यानी मैं तो कहता हूं कि 8 से 10 घंटा आपको काम करना ही, यानी करना ही है। सुबह 7 बजे उठकर आपको अपने ऑफिस में जाना है या फैक्ट्री में जाना है और देखना है। अब ये सब बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई होने के बाद हो सकता है 7, 8, 10 साल के बाद उनके पैसे चालू हो जाए, उनकी कमाई, इनकम चालू हो। लेकिन आपका तो ऐसा नहीं है। आपके लिए तो पढ़ाई यानी बिजनेस, आपका मतलब आपके लिए पढ़ाई का मतलब है हर दिन कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं रेवेन्यू का निर्माण करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार का निर्माण करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा घरों के लिए मैं इनकम का निर्माण करूं, ये है। और दोस्तों, अगर करियर की बात करेंगे आप, तो वो IAS बनने के लिए 5-5, 6-6 साल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब बनते हैं IAS, IPS। लेकिन ये ऐसा करियर है, अगर 10,000 करोड़ की कंपनी आप बनाते हो, अगर $1 बिलियन कंपनी के आप प्रमोटर हो, तो दुनिया में कहीं भी जाओ और उनको बोलिए कि आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के, $1 बिलियन कंपनी के प्रमोटर है, तो सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा पैसे देने वाला अगर कोई करियर है तो ये करियर है। लेकिन सिर्फ करियर की बात नहीं दोस्तों, आप ये जब करेंगे, हम ये करने के बाद न जाने कितने सारे लोगों को, हजारों युवाओं को आप इंस्पायर करोगे। आज क्या कर रहे हैं युवा? आज युवाएं हमारे कीमती समय, उनका ब्रेन, उनका कीमती समय वो ऑनलाइन जुगाड़ के ऊपर डाल रहे हैं, गेमिंग के ऊपर डाल रहे हैं। कितना गलत है। इन सभी बच्चों को इंस्पायर करेंगे, और सिर्फ बच्चों को, युवाओं को नहीं, हर व्यक्ति, कोई किसी भी उम्र के व्यक्ति को आप इंस्पायर कर सकते हैं, और वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने देश को फिर से महान करने के लिए। और एक बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। क्या दोस्तों, ये जो पर्सन है, इनका नाम है CR राव। 60 साल की उम्र में ये रिटायर्ड हो गए। भारत में एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, वो रिटायर हो गए 60 साल की उम्र में। उसके बाद वो अपने लड़की के पास, जो अमेरिका में थी, वहां गए। वहां जाने के बाद 62 साल की उम्र में इन्होंने वहां प्रोफेसर करके नौकरी ज्वाइन की। वहां 70 साल की उम्र में वहां उस यूनिवर्सिटी में वो HOD बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने स्टैटिस्टिक्स में। 75 साल के बाद उन्होंने अमेरिका ने अपनी सिटीजनशिप दी। 80 साल तक वो अमेरिका में सबसे महान, यानी लिविंग लीजेंड, यानी एक जिंदा महान व्यक्ति, ऐसा करके पूरे अमेरिका में उनका नाम हो गया। इतने टैलेंट है उनमें। और अमेरिका की सरकार ने जो कई सारी उनको किताब दी। 102 की उम्र में स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिसको नोबेल कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स का नोबेल,
ये जो पुरस्कार है जो है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, वो उनको मिला 102 साल की उम्र में। मुझे आप बताइए, ये आदमी, आज यहाँ भारत में हम लोग क्या सोचते हैं, रिटायर हो गए तो बस हो गया, रिटायरमेंट यानी जिंदगी अभी खत्म, अभी कुछ नहीं कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, ये आदमी, ये व्यक्ति 102 साल में नोबेल प्राइज बनाता है, रिटायरमेंट के बाद वहां जाके इतना बड़ा करियर का निर्माण करता है। यानी कितना टैलेंट होगा, कितना टैलेंट कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ जो सिस्टम, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि यहाँ जब होते हैं भारत में तो कुछ नहीं कर पाते, बाहर जाने के बाद वो इतने नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चाहिए सपोर्ट, जो चाहिए उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, वो नहीं होता है शायद यहाँ। अगर मैं जो 10,000 करोड़ की कंपनी की बात कर रहा हूँ वही है। एक बार हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो एनवायरनमेंट तैयार किया, वो करेंगे ना, कितना सारा टैलेंट है आज हमारे यहाँ। और इसको दुनिया में लिविंग लेजेंड करके बोलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब एक 10 सबसे ऑल टाइम सबसे महान साइंटिस्ट की जब यादी तैयार की, उसमें एक थे, ये है सीआर राव। और आज से सिर्फ 8 दिन पहले, यानी 22 अगस्त को, आज 1 सितंबर है तो 22 अगस्त को सिर्फ 8 दिन पहले इनका देहांत हो गया। और मैं एनसीएल परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो दोस्तों, आप हमें मिलकर ना इस प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ये महान लोग हैं, ये महान ब्रेन है, ये फिर भारत को वो महान राष्ट्र बनाएंगे। ये पूरा पोटेंशियल उस अपने उच्चतम सीमा तक लेके जाएंगे। फिर आपकी कोई भी जमीन हो वो ऐसी बंजर नहीं रहेगी। हर एक इंच की जमीन से वो फिर फसल निकालेंगे। हर एक पानी के बूंद बूंद का फिर वो उपयोग करेंगे। फिर दिखाएंगे हम दुनिया को कि भारत किस तरह से सिर्फ महान इकोनॉमी में नहीं, सॉरी अर्थव्यवस्था में नहीं, हर क्षेत्र में कैसे महान हो सकता है दोस्तों। और ये सिर्फ वैल्यूएशन की बात नहीं, जिस तरह से हम लोग ये काम करेंगे, हम पर्यावरण का, हम किसानों का, महिला बचत गट का, सबका ख्याल रखने वाले, हर परिवार को एक अच्छा इनकम देने वाले हैं। तो 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन का मतलब है हमारे तहसील का एक सर्वसमावेशक ऐसा ऐसा विकास करना। और बाकी की कंपनी अगर आप देखोगे, बाकी कंपनी जैसे काम करती है और एमसीएल जैसे काम करता है, देखो कोई भी कंपनी हो दुनिया में, भारत की कंपनी, भारत के बाहर की कंपनी, सभी कंपनी जो बिजनेस में काम करती है वो बेसिकली काम करती है प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस के ऊपर, कि हम लोग ये प्रोडक्ट लेके आएंगे, ये सर्विस लेके आएंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, ऐसे ऐसे लेके जाएंगे और अपनी कंपनी को बढ़ाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ लोगों के लिए सोचती है, लोगों के लिए काम करती है। एमसीएल एकमेव ऐसी कंपनी जो लोगों के लिए काम करती है। वो देखते कि मेरे तहसील में हम सभी 100% एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं क्या करूं, मेरे लोगों के लिए लोग क्या अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनकी क्या विशेषता है, कौन सा काम वो कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट का निर्माण वो कर सकते हैं, चलो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, चलो वो सेल करते हैं। क्योंकि हमारी जरूरत क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें 100% एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, 100% हर हर घर को एक अच्छा इनकम मिलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य। और कोई ऐसा नहीं सोचता, कोई दुनिया की कंपनी ऐसी नहीं सोचती कि पहले लोगों को देखो, उनकी क्या जरूरत है और बाद में प्रोडक्ट का निर्माण करो। एमसीएल एकमेव ऐसी कंपनी है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, इसका मतलब है हर एक परिवार को एक अच्छा इनकम यहां मिलना चाहिए। हर एक परिवार को, किसी को भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अपना गांव, अपना शहर, अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने की। हर व्यक्ति को जिसको रोजगार की जरूरत है उसको अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। हमारे किसानों का इनकम बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये होगा उस वैल्यूएशन में। उस वैल्यूएशन का मतलब है हमारे पूरे तहसील की जीडीपी बढ़ाना, पूरे तहसील का इनकम बढ़ाना। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से करेंगे, किस तरह से इस चीज के लिए फाउंडेशन हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा मतलब है कि 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना, इसका मतलब पूरे तहसील में, तहसील का इनकम बनाना, पूरे वो तहसील की जो सोसाइटी है उसका इनकम बनाना। तो जब भी किसी सोसाइटी की इनकम की बात आती है, देश की इनकम की बात आती है, समाज की इनकम की बात आती है, तो उसके लिए बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा मतलब है कि 10,000 करोड़ के साथ हम अपने तहसील का जीडीपी इतना करें, इतना ऊपर करें ताकि वहां के लोगों को एक पर्याप्त, एक अच्छा जीवन मान मिले। तो जीडीपी का मतलब क्या है दोस्तों? तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने बहुत बार सुना होगा जीडीपी, जीडीपी का उपयोग करते हैं सब लोग। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो बेसिकली समाज के या देश के इनकम के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। अभी ऐसा होता है कि कोई बिजनेस जैसे होता है ना, बिजनेस या कंपनी शुरुआत होती है, वो क्या करती है,
तो वो किसी वस्तु का या सेवा का निर्माण करती है, उसको बेचती है, प्रॉफिट कमाती है, और वो होता है उसका बिजनेस। और वो कितना प्रॉफिट किया, सर कितना बिजनेस अच्छी तरह से किया नहीं किया, वो कैसे समझता है? तो वो समझता है बैलेंस शीट से। वैसे देश देश की आर्थिक परिस्थिति कैसी है, देश कैसे आर्थिक परिस्थिति बेहतर कर रहा है, तो वो दर्शाता है जीडीपी। और उसका मतलब है उस देश में, उस समाज में, उस एक साल में कितने वस्तुएं, कितने सेवाओं का निर्माण हुआ, उसका एकत्रित मूल्य होता है जीडीपी। और हमें इस 10,000 करोड़ की कंपनी के साथ हमारे तहसील का जीडीपी बेहतर करना है। लेकिन उसके साथ सबसे जरूरी यह है कि आज जो असमानता है ना, थोड़े से लोगों के पास बहुत सारा इनकम है, 90% लोगों के पास उतना इनकम नहीं। तो हम जिस तरह काम करेंगे, हमें हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो बेहतर करनी है, उसमें समानता लाना है। नॉर्मल देखोगे तो किसी भी समाज की जो प्रति व्यक्ति या पर कैपिटल जीडीपी होता है, वो कैसे होता है कि उस समाज का इनकम डिवाइडेड बाय उसमें कितने लोग रहते हैं, बस। उसमें समानता असमानता कोई ज्यादा दिखता नहीं। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हर व्यक्ति की, हर परिवार को इसमें कंट्रीब्यूट करें, हर परिवार का इनकम हम बेहतर करें। तो कैसे बढ़ाएंगे जीडीपी? तो जीडीपी के दोस्तों चार कंपोनेंट होते हैं, चार चीजें होते हैं जिससे जीडीपी किसी भी देश की, किसी भी समाज की बनती है। नंबर वन, पर्सनल कंजम्पशन। वहां रहने वाले जो लोग हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं, उसके लिए वो जो वस्तु और सेवा का उपयोग करते हैं, वो होता है एक कंट्रीब्यूशन। दूसरा है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जो अलग अलग कंपनियां हैं, वो इन सब वस्तु और सेवाओं को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो निवेश करती है, वो होता है दूसरा कंपोनेंट। तीसरा होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो सबसे टैक्स वसूल करती है, वो उस टैक्स से, उस पैसे से फिर लोगों के लिए, समाज के लिए जो व्यवस्था के निर्माण करती है, उससे एक जीडीपी बनती है। और चौथा है उस देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन ये सभी कंपोनेंट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं अगर आप देखोगे, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा जीडीपी जिससे तैयार होती है वो क्या है? तो वो है पर्सनल कंजम्पशन। 70% से ज्यादा जीडीपी उनसे निर्माण होता है। बाकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इंपोर्ट बहुत कम है। हम सामान्य जनता, कॉमन लोग, आम आदमी जो हर चीज, हर दिन जो उपयोग करते हैं ना, उससे जीडीपी का निर्माण होता है। आपको अगर लगेगा कि मुझे अपने तहसील को बेहतर बनाने के लिए मुझे बड़े बड़े फैक्ट्रियां चाहिए, बड़े बड़े प्रोडक्ट चाहिए, ये बड़ी बड़ी जो कारें हैं वो जीडीपी का निर्माण करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीजें जो एक साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार लेते हैं, उससे जीडीपी का निर्माण उतना नहीं होता जितना सिंपल सिंपल चीजें जो हर दिन हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे होता है। सुबह से टूथपेस्ट से लेके, साबुन से लेके, शैम्पू, कंडीशनर, कपड़े, जूते, ये सब चीजें ये जीडीपी बनाती है, कारें वगैरह नहीं। पूरी पूरी जो कारें दुनिया भारत में बनती है, और उसका जितना मूल्य है ना, उससे डबल मूल्य तो कपड़ों का है। मार्केट जो है कपड़ों का उससे ज्यादा है। और ये लग्जरी कार जिसके बारे में अगर आप सोचते होंगे ना, वो लग्जरी कार्स का जो कंट्रीब्यूशन है, वो 1% भी नहीं है। तो आप समझे, ये छोटी छोटी जो चीजें ना, वो जीडीपी बनाती है किसी भी सोसाइटी में। और एक जीडीपी कैसे तैयार होता है, ये भी समझिए आप। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को अगर आपने इनकम करा के दिया, किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को अगर आपने इनकम करा के दिया, तो इनकम कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे जीडीपी तैयार होता है, वो देखिए। अभी इसके लिए ना एक इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसे कहते हैं केनीशियन मल्टीप्लायर सिद्धांत, इफेक्ट। अभी वो क्या होता है, ऐसे समझिए कि किसी परिवार को आपने 1,000 रुपए कमा के दिए। अभी वो 1,000 रुपए आमतौर पर पूरे दुनिया में ऐसा माना जाता है कि किसी को भी जो आप पैसे कमा के देते हैं, जो इनकम उसकी होती है,
वो Recording in 90 रुपए progress. सेव हो जाएंगे और 810 रुपए वो खर्च करेगा। अभी जो 810 रुपए जिसके पास है वो क्या करेगा? तो वो 810 रुपए जिसके पास, अलग अलग और अलग अलग लेवल पे जाते हैं सब, तो ये 810 रुपए जिसके पास आए वो 81 रुपए सेविंग करेगा और 729 रुपए खर्च करेगा। तो ऐसे करते 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 ये साइकिल तब तक चली जाती है जब तक ये पूरा खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचता। इसीलिए इसी को कहते हैं ये केनीशियन मल्टीप्लायर इफेक्ट। और ये जो मल्टीप्लायर है वो ऑलमोस्ट होता है 9। यानी एक सिंपल, अभी इसमें गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का टैक्स, ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर 1000 रुपए अगर आपने किसी को कमा के दिए तो उस 1000 रुपए की वजह से 9000 रुपए की इकोनॉमी बन सकती है किसी भी समाज में। और इस तरह से ये इकोनॉमी और हर लेवल पे बढ़ती है। यानी आप 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट लोगे, उससे भी इकोनॉमी वो उसमें ऐड हो जाती है। और ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझेगा जब आप समझेंगे पर्यटन। पर्यटन एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवसाय है, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। उसका कारण यह है कि पर्यटन की वजह से ऑलमोस्ट इकोनॉमी का हर हिस्सा प्रभावित होता है। हर हिस्से को उससे इनकम होता है। ऐसा समझिए कि आपका परिवार है, आपका परिवार है और आप एक पर्यटन, एक टूर प्लान करते हैं, 7 दिन की टूर है। आप जा रहे हैं किसी धार्मिक धार्मिक स्थल है या कोई दूसरी जगह। आप 5 लोग हैं, जा रहे 7 दिन के लिए, बजट है 50,000 रुपए। तो उस 50,000 में से ऐसा समझे कि 5,000 रुपए आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च होंगे। रेलवे हो गई, बस हो गई, रिक्शा, टैक्सी, जो कुछ है। 10,000 रुपए हो सकता है कि आपके रूम के लिए जहां आप जाएंगे रहेंगे उसके लिए खर्च होंगे। 5,000 रुपए खर्च होंगे आपके खाने पीने के सब चीजों के लिए। और 5 से 7 हजार रुपए खर्च होंगे, आप वहां जाएंगे कुछ खरीदी करेंगे उसके लिए, और बाकी की चीजें। और पूरे फिर 50,000 रुपए खर्च होंगे वो पर्यटन में। उस आपके 50,000 की वजह से उस जहां आप जाएंगे वहां 5 लाख की इकोनॉमी तैयार होगी। कैसे? वही इफेक्ट। और यहां तो कुछ सेविंग करनी नहीं है आपको। तो ऑलमोस्ट हर, यानी ट्रांसपोर्टेशन, टूरिस्ट वाले से लेके, किसी होटल से लेके, किसी वस्तु, हर का पेट या हर का जो इनकम है इसके ऊपर बढ़ेगा। और यही कारण है कि दुनिया में हर कोई देश ये कोशिश करता है कि उस देश में ये पर्यटन, ये टूरिज्म बढ़े। क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा बिजनेस है ना कि जो उस देश के इकोनॉमी के आर्थिक परिस्थिति को हर तरीके से वो प्रभावित करता है, बेहतर करता है। अभी अमेरिका, यूरोप, चीन को क्या जरूरत है वैसे? अगर उनके पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतना बड़ा वो बिजनेस करती है, टैक्स पे करती है, तो क्या जरूरत है टूरिज्म के पीछे? लेकिन ये सभी देश टूरिज्म के पीछे ये सभी देश टूरिज्म के ऊपर काम करते हैं क्योंकि टूरिज्म इतना इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ देश तो ऐसे हैं कि जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर होती है। ये मलेशिया से लेके कई सारे अमेरिकन आइलैंड हो गए, वेस्ट इंडीज, ये पूरी टूरिज्म के ऊपर चलते हैं। और ये भी, ये जो डेवलप्ड नेशन हम लोग बोलते हैं जिन्हें, यूरोप, अभी देखो नंबर 1 पे है अमेरिका। अभी 2019 की फिगर है कि 2019 में अमेरिका ने $2 ट्रिलियन ऑलमोस्ट सिर्फ टूरिज्म की वजह से डायरेक्ट कमाए। उसके बाद है चीन, उसके बाद जापान, जर्मनी। अभी जापान जर्मनी को क्या जरूरत है? अब भारत का अगर आप देखोगे तो भारत अमेरिका से सिर्फ 10% हमने कमाया। जबकि पोटेंशियल देखोगे, भारत का पोटेंशियल इन सबसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। भारत में जो परिस्थिति, भारत में जो चीजें हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। अगर जाओगे वहां, ये यूरोप में, अमेरिका में कहीं जाओ जाओ घूमने, तो आपको धूप भी नहीं आती है वहां। 10-15 दिन वहां रहोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत कितना महान है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें है भारत में। लेकिन सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जहां जाने के बाद, वहां जाने के बाद क्या होता है, तो एक ख्याल रखते हैं किस चीज का? सबसे पहला कचरा। वहां जाओगे तो बिल्कुल आपको कोई कचरा नहीं दिखेगा। दूसरा है बेसिक चीजें जो कस्टमर को, जो ग्राहकों को लगती है, टूरिस्ट को लगती है, यानी पीने की पानी हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी, सुरक्षितता। इसका ख्याल रखते हैं जो शायद हम इसके कम है, पीछे है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो हमारे जैसा पोटेंशियल दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। आपके हर तहसील में अगर आप सिर्फ पर्यटन के ऊपर देखेंगे, और मैं सिर्फ अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल के टूरिज्म तो ठीक है, लेकिन मैं सिंपल सिंपल टूरिज्म की बात करता हूं। आपके यहाँ, आपके तहसील में कोई तो ऐसा क्षेत्र, कोई तो ऐसी जगह हो, तो छुट्टी के दिन लोग परिवार के साथ जाते होंगे नदी होगी, तालाब होगा, कुछ तो होगा।
समुंदर होगा, उसको अगर हम स्वच्छ रखें, उसको बिल्कुल कचरा ना होने दे, वहां ऐसी बेसिक सुविधा का निर्माण करें, टॉयलेट की हो सकती है, पीने के पानी की हो सकती है, एकदम सिंपल, और उस सब चीजों के साथ फिर आप इकोनॉमी को जोड़े, और यहाँ फिर एक अच्छा रेस्टोरेंट, छोटी छोटी चीजें, कोई ठेला वगैरह आप शुरू करें, तो उससे बिजनेस बढ़ सकता है ना। और ये 5 रुपए 10 रुपए वो जो लोग आके देंगे ना आपको, इसी से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनती है दोस्तों। और ऐसी इस तरह से फिर इकोनॉमी हो सकता है कि आपके तहसील के लोग वहां आए, बाकी के बाजू के तहसील के लोग आए, कुछ चीजें आपके यहाँ ऐसी हो जो कहीं नहीं हो, इसके बारे में आप लोगों को बताएं, बाजू के जिले के लोग आपको वहां देखने के लिए आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवसर है, जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो चलिए फिर से आते हैं अपने मूल, जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, कि हमें इस फर्स्ट फेज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले ना, तो ये बोलने के बाद, ये सब सुनने के बाद, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये क्या सच में मुमकिन है क्या? कैसे मेरा तहसील जहां कोई एमआईडीसी नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं, लोग कम रहते हैं, शायद पहाड़ों में मेरा तहसील है, आदिवासी ज्यादा है, या जो कुछ हो सकता है, ये इतनी जमीन नहीं है, कैसे 10,000 करोड़ की इकोनॉमी बनेगी मेरे तहसील में इतने सारे लोगों के साथ? क्या ये सिर्फ ऐसा मोटिवेशनल जो करते हैं ना, मोटिवेशनल सेमिनार देते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे कुछ है, या हमें प्रेरणा देने के लिए मार्केटिंग गिमिक है, ये बार बार बोल रहे हैं इसके बारे में? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो मैं कह रहा हूं ना, ये साइंटिफिक है, ये टेक्निकल है, ये 100% लॉजिकल है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वस्तु या सेवा का निर्माण करने के लिए जो संसाधन चाहिए ना, वो संसाधन, वो रिसोर्सेज भारत में इतनी ज्यादा है। कोई भी देश, किसी भी देश में इतने रिसोर्सेस नहीं है जितने भारत के पास है, बाय डिफॉल्ट है। ना अमेरिका के पास है, ना चीन के पास है, ना यूरोप के पास है, उतना सब कुछ है आपके गांव में। आपके यहाँ 2.5-3 लाख लोग ने, अगर 50,000 70,000 1 लाख भी लोग हैं, तो उनके साथ आराम से हम लोग ये कर पाएंगे। ये टेक्निकल है, ये हमारे पास रिसोर्सेस है, और उसको पूरी तरह से डेवलप करने वाले लोग भी हमारे गांव में बसते हैं, और इसलिए ये मुमकिन है। हमें दो चीजें करनी है इसके लिए। सबसे पहले तो हमें लोगों को पैसा कमा के देना है, उनके हाथ में पैसे देने हैं, फिर वो इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, जैसे हमने देखा। और दूसरा काम क्या करना है कि आपके तहसील में, हमारे गांव में, हमारे तहसील में जो बाहर की कंपनी का माल आज बेचा जा रहा है, उसको बंद करना है, और उसकी जगह पे हमारे लोग जो तैयार करेंगे उसको बेचना है। बस ये दो काम करने हैं। इसके लिए आपकी जो कंपनी है, हर तहसील की जो कंपनी है अभी, उसका नाम है एमसीएल सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप। अभी बहुत लोग तो बोलते हैं ये सस्टेनेबिलिटी शब्द क्या है और क्यों है, क्यों इसका उपयोग करना जरूरी है? क्योंकि उसका शायद अर्थ भी समझता नहीं, उसका उच्चार करने में भी डिफिकल्टी होती है। लेकिन दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा शब्द, ऐसा ऐसा वर्ड है जिसका महत्व आज पूरी दुनिया में है, जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज इस वर्ड को है, सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, इसका मतलब है हिंदी में शाश्वत विकास। लेकिन आज अगर एक शब्द का उपयोग हमने अपने स्टार्टअप में किया है, तो इसका मतलब है हर एक सेक्टर में, हर एक चीज में हम काम कर सकते हैं। कल आपकी कंपनी तहसीलों में लोगों के लिए मकान बनाएगी, सस्टेनेबिलिटी लिविंग, सस्टेनेबिलिटी हाउसिंग करके आप रियल एस्टेट में भी काम करोगे आपकी कंपनी। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आप ऑलमोस्ट हर सेक्टर में काम कर सकते हैं। और आपकी ये जो कंपनी है, जो इस विषय में काम करेगी, हर विषय में काम कर सकती है, उसकी शुरुआत होगी 10 करोड़ शेयर्स के साथ। 10 करोड़ शेयर, जिस हर शेयर का मूल्य होगा 1 रुपया फेस वैल्यू। अब ये 10 करोड़ शेयर कैसे तैयार होंगे कंपनी में? तो वो कंपनी के शेयर्स तैयार होंगे इस एमकोल प्रोजेक्ट के साथ, इस एम कुकिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के साथ। जब आपकी कंपनी तैयार होगी तो इमीडिएटली काम हम शुरुआत करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, भले इसको पूरा होने के लिए 1-1.5 साल लगे, और उसके सब साथ फिर हम लोग बाकी ये सभी चीजें करें। लेकिन ये प्रोजेक्ट है एम कुकिंग सिस्टम, जो इस 10 करोड़ के हमारे शेयर्स को पूरा करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है वो ऐसा समझे कि एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। यानी इस प्रोडक्ट के साथ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सोसाइटी के लिए करने वाले हैं। आप जानते ही नहीं इसका महत्व क्या है। एम कुकिंग सिस्टम का जो महत्व है वो बहुत बहुत अनन्य साधारण है।
आज हर जगह इस कुकिंग के लिए एलपीजी का उपयोग किया जाता है। अभी कई कई नेचुरल गैस की शुरुआत हुई है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखोगे तो 43% ऐसे परिवार है कि जो जिनके पास आज भी ना एलपीजी है ना कुकिंग गैस है, और आज भी वो बायोमास के नाम पे गीली लकड़ी का, गोबर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है गीली लकड़ी जलने के बाद, गोबर जलने के बाद इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन होता है कि मानो घर में 100 लोग सिगरेट फूक रहे हो। और समझो कि उसके वजह से वो माता, महिलाएं, बच्चों के ऊपर क्या असर होता होगा। डिटेल रिपोर्ट है, सब कुछ हमारे सामने है। यहां तक कि गर्भवती महिला अगर एक ऐसा काम करती है तो उनके गर्भ के ऊपर कई सारी बीमारियों की शुरुआत होती है इसकी वजह से। तो ये तो हम करेंगे ही, यानी इनको कितना बड़ा आधार मिलेगा, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। और गरीब कैसे लेगा 1100 रुपए का सिलेंडर। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये जो लोग आज की तारीख में एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी भी बहुत भयानक है, विस्फोटक है। एलपीजी के कारण इतने सारे धमाके, इतने सारी दुर्घटनाएं हो रही है और इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ 5 दिन पहले एलपीजी को लेकर एक दुर्घटना हुई मदुराई के पास। लखनऊ से निकले लोग धार्मिक स्थल पे जा रहे थे ट्रेन से, और एक एलपीजी का सिलेंडर था जो फटा, जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग उसमें घायल हो गए। कल ही उत्तराखंड में एक हादसा हुआ कि जिसमें 3 लोग बहुत भयानक, बहुत बुरी तरह से गंभीर जख्मी हो गए। तो ये एलपीजी, और एलपीजी हर जगह करता है, सिर्फ भारत में नहीं। जब हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, जब ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे ना, तो इसकी जरूरत पूरी दुनिया को है। यानी एक सिंगल प्रोजेक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बना सकता है। क्योंकि हमारे देश में ये तो जिसके पास कुछ भी नहीं वो तो लेंगे ही, जिनके पास एलपीजी वो भी पूरा एलपीजी छोड़ के ये लेने वाले, इतनी जरूरत है आज। आने वाले दिनों में आपकी कंपनियां या आजू बाजू हमारे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से लेके जो बाकी के देश है वहां एक्सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ उनको ही नहीं, यूरोप, अमेरिका में भी बहुत जरूरत है इसकी, ये पिलेट की, एम कुकिंग सिस्टम की। तो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट के साथ होगा, और यही प्रोजेक्ट आपके कंपनी के वो 10 करोड़ शेयर्स वो तैयार करेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी के जो फाउंडर मेंबर होंगे वो हमारे एमवीपी और एमयूपी भी होंगे। उनको भी ये शेयर बहुत ही कम, 1 रुपए 2 रुपए में मिलेंगे। और फिर हमारा लक्ष्य क्या होगा कि हमें इस 1 रुपए के शेयर को 1000 रुपए तक लेके जाना आगे के 3 साल। आपको लगेगा एक रुपए का शेयर 1000 रुपए में वो भी 3 साल में कैसे, इतना फास्ट, इतना कैसे मुमकिन होगा ये सब कुछ। तो दोस्तों ये आराम से मुमकिन है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है, इतने सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं, इतनी सारी उनकी जरूरतें हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में भले ही हमारा प्रति व्यक्ति इनकम बहुत कम है, लेकिन फिर भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है। और अगर परचेसिंग पावर की बात करोगे, अगर मार्केट की बात करोगे, तो मार्केट में हम तीसरे नंबर के मार्केट है। जीडीपी में हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी में हम तीसरा है। तो इसका मतलब हमारे यहां पर्याप्त इतना मार्केट है घर में ही कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, पहले क्या काम करना है हमें। तो हमारे लोगों का इनकम बढ़ाना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखो किसी भी एंगल से देखो इसको, अर्थव्यवस्था ठीक है, लेकिन अगर हमें अपने किसानों का इनकम बढ़ाना है, लोगों, जो गरीब लोग हमारे गांव में, तहसील में रहना है, उनका इनकम बढ़ाना है, जो जिनको वो 90% लोग जिनको आज जरूरत है उनका इनकम बढ़ाना है, कि कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और कैसे करेंगे इसको, तो सिर्फ एक चीज है, एक चीज है जिसकी वजह से सबका इनकम बढ़ सकता है, और वो चीज है मैन्युफैक्चरिंग। चीज है मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर आपको उसको बेहतर करना है, उसको बढ़ाना है, तो एक ही तरीका है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली अर्थव्यवस्था का इंजन है, जिस इंजन के साथ बाकी के इस सोसाइटी के, उस अर्थव्यवस्था के सभी जो चीजें वो संलग्न हो जाते हैं। सभी चीज, सभी अलग अलग जो पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वो इंजन है कि जिसके वजह से सोसाइटी का हर सेक्शन फिर उसको फायदा होगा। फिर वो जो दरी है, वो जो विषमता, वो नहीं रहेगी। आज की तारीख में देखते हैं ना हम लोग कि 1% लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा, आगे पहले जो 10% लोगों के पास, वो भी, उनके पास भी अच्छा पैसा, लेकिन 90% लोगों के पास इनकम नहीं है, बहुत कम इनकम है, जो सोच नहीं सकते इतनी कम इनकम है। और इसका कारण है कि वो 1%, 10% मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते तो सब लोग उसमें शामिल होते। वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो वही गुलामगिरी कर रहे हैं,
बाकी की कंपनियों के सिर्फ वो यहाँ कहते उसकी फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मार्केटिंग बस यही कर रहे हैं, और हमको ये बदलना है। शुरुआत होगी इससे, रॉ मटेरियल से। अभी ये जो कंपनियां हैं, ये सभी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो रॉ मटेरियल आएगा खेतों से, रॉ मटेरियल आएगा जंगलों से या फिशरीज से, पानी से, और बाद में और एक तरीका है, वो है माइनिंग। माइनिंग से फिर वो क्रूड ऑयल और सब कुछ। आज की तारीख में ये सभी जो कंपनियां हैं, आज की तारीख में सभी ये जो प्रोडक्ट जब बन रहे हैं ना, ये सभी कंपनियां किसका उपयोग करते हैं? कौन सा वो रॉ मटेरियल है? वो है क्रूड ऑयल। पूरी दुनिया में, पूरे मार्केट में जो भी आज की प्रोडक्ट जो मिलते हैं, वो बनते हैं क्रूड ऑयल से। उसका रॉ मटेरियल आता है वो क्रूड ऑयल से। ये जो लिबास है, ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े 80% बनते हैं इस क्रूड ऑयल से। आपके शूज बन रहे हैं, चप्पल बन रही है क्रूड ऑयल से। ये जो शैम्पू, साबुन, जो कोई केमिकल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सभी कॉस्मेटिक बन रहे हैं क्रूड ऑयल से। जो फर्टिलाइजर बन रहा है वो क्रूड ऑयल से। ऑलमोस्ट हर चीज, प्लास्टिक, रबर, सब कुछ बन रहा है क्रूड ऑयल से। और यही कारण है कि इस क्रूड ऑयल की वजह से आज एक तो दुनिया जल रही है, और दूसरा हम लोग इसको इस्तेमाल करने के बाद, इन चीजों को इस्तेमाल करने के बाद जब फेंक देते हैं तो उसका विघटन नहीं होता, और वो पर्यावरण को खराब कर रहा है। ये सब लोग, सभी कंपनियां काम कर रही है क्रूड ऑयल के ऊपर एज ए रॉ मटेरियल। हम जब काम करेंगे ना, भारत में जब एमएसएस काम करेगी हर तहसील में, तो उसके लिए रॉ मटेरियल होगा सिर्फ और सिर्फ खेती, सिर्फ सिर्फ होगा ये पशुधन, होगा ये हमारे जंगल। दोस्तों आप शायद नहीं जानते, लेकिन हर कोई चीज जो आज क्रूड ऑयल से बन रही है, हर चीज हम खेतों से बना सकते हैं। हर वो चीज बनाने के लिए खेतों से माल तैयार होगा। सब सब फर्नीचर भी बनता है क्रूड ऑयल से, लेकिन बांबू से बहुत बेहतर फर्नीचर बन सकता है। हर चीज के लिए रॉ मटेरियल आएगा हमारे खेतों से। जंगल में भी इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो हिमालय के जंगल, नॉर्थ ईस्ट में जंगल, उसमें कुछ ऐसे पेड़ है, ऐसे वनस्पति है जो बहुत बेहतर आपको दवाई या कॉस्मेटिक बना सकते हो, जो दुनिया में नहीं है। और मुझे बताइए, जब इनसे क्रूड ऑयल लेंगे हम, सॉरी, जब इनसे ये रॉ मटेरियल लेंगे, तभी तो आएगा इनकम, तभी तो किसानों को इनकम आएगा ना। कैसे इनकम आएगा लोगों, कैसे उन लोगों को इनकम आएगा जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो आज खेती में काम कर रहे हैं, जंगल में रह रहे, कैसे उनको इनकम आएगा? जब हम इनको, इनका रॉ मटेरियल लेंगे और उसे मैन्युफैक्चर करेंगे डिपेंडेबल। आज की तारीख में क्या हो रहा है? टमाटर तैयार हो रहे हैं, प्याज तैयार हो रहा है, किसके लिए? सिर्फ खाने के लिए। तो खाने के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो गए, तो उसकी जो जो खर्चा है वो भी नहीं निकलता, इतने दाम गिर जाते हैं। और अगर सप्लाई कम हुआ तो इतना ज्यादा 10 पट उसका दाम बढ़ता है। कौन सा धंधा है, कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप कर रहे हैं, साल भर मेहनत कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको क्या रेट मिलेगा? आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ये टमाटर के ऊपर, प्याज के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो आप तैयार कर सकते हो, बेचते हो, ये करोगे, ऐसा सपोर्ट किसानों को दोगे, तभी तो आएगा इनकम। जो जंगल में रह रहे हैं, वो ऐसे लोग अगर कुछ रॉ मटेरियल लाके देंगे, उनके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ प्रोडक्ट का हम निर्माण करेंगे, तभी तो हो जाएगा उनको इनकम। और बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीजें। और जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे ना, वो सबसे बेहतर होंगे। एक बार आप ये हर्बल, ये चीज आप जब इस्तेमाल करोगे तो पता चलेगा केमिकल की क्या चीज है और हर्बल की क्या चीज। यानी ये इतने अच्छे प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे कि कल उनके देश में जाके बेच सकते हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, कैसे तैयार करेंगे इसको? तो दोस्तों ये तैयार हम किसी फैक्ट्री में नहीं करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो आप देखते हो एमआईडीसी में होती है। हम तैयार करेंगे महिला बचत गट से। हम इस तरह से तैयार करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। हम देखेंगे, ऑफ कोर्स जहां मशीन की जरूरत है वहां मशीन लगाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार इसमें शामिल हो। इनफैक्ट घर से भी, अगर आप घर में रह के अगर ये काम कर रहे हो, घर में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, घर में कुछ बना सकते हो, दे सकते हो, तो अच्छी बात है। लोग अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपनी जो कर सकते हैं, वो उसके अनुसार तैयार करेंगे और हमको देंगे, और हम उसको बेचेंगे। और हम उनके उनके जो वो कर सकते हैं ना, वो चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको बोलेंगे कि आप पे करो, पहले देखेंगे वो क्या बना सकते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट हम बेचेंगे। और अगर ऐसे लोग, ऐसे गांव की जहां उनके पास कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देंगे ना। आज जूट, बांबू के इतने सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और इतनी डिमांड है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, कि उनसे तैयार करके लेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और वो आगे करेंगे।
इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज उनके पास वो जो चाहिए वो इनपुट्स नहीं है, पैसे लग सकते हैं रॉ मटेरियल के लिए, वो नहीं है, जगह नहीं है जहां वो बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, और कुछ चीजें हो सकती है। उन सभी चीजों का जो निर्माण है वो हम करेंगे, वो उनको सपोर्ट देंगे। अगर कोई ऑलरेडी आपके ग्रुप, हमारी महिला बचत गट कुछ प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो उनको जो चाहिए वो सपोर्ट देंगे ना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करेंगे। आज जैसे हम लोग फैक्ट्रियां बना रहे हैं, वैसे हो सकता है कि महिला बचत गटों के लिए, लोगों के लिए ऐसे कुछ फैक्ट्री का, शेड्स का निर्माण करें, जहां वो आके अपने काम करें, प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे और फिर बेचेंगे। और ये जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट कुछ हाईफाई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैं जिस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए बहुत हाईफाई प्रोडक्ट तैयार करने हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट तैयार करने हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हर दिन जो लगने वाले प्रोडक्ट है, बस वही, उसी से बनेगी ये अर्थव्यवस्था। उसी से हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ 600 से लेके 800 करोड़ का माल तैयार करना और बेचना है। सिर्फ जाके हमारे तहसील में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का वस्तु और सेवा निर्माण हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, उसमें से सिर्फ 600 से 800 करोड़ का इतना करना है। और ये दूसरा जो है, आज हमारे हर सेक्टर में, हर चीज में, हर प्रोडक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2, सिंपल सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है, आसानी से हम उसको तैयार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर भी रहे आज के हमारे हमारे लोग, बेच रहे हमारे लोग, पूरी व्यवस्था कर रहे हमारे लोग, और ये यंत्रों में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, या यंत्रों से माल तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। उसी तरह जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी काम करे, तो उसी तरह हर कुछ यहां से बना के, यहां तैयार करके इन्हीं लोगों को बेच रहे हैं, हमारे लोगों को बेच रहे हैं, और वहां सब पैसा लेके जा रहे हैं। और बहुत छोटी छोटी दो चीजें दोस्तों, एकदम छोटी छोटी। आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्या बेचती होगी, तो ये 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का सामान बेचती है, और उसकी वजह से ये इतनी बड़ी कंपनियां बन गई। सो कोक का सब मैक्सिमम धंधा वो 10 रुपए के बोतल के लिए, बोतल के ऊपर से आता है। मैगी का मैक्सिमम धंधा वो 5 रुपए, 10 रुपए के पैकेट से आता है, बड़े नहीं। साबुन, ये यूनिलीवर, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल साबुन के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। अभी नेस्ले देखिए, अभी नेस्ले के बारे में अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट शेयर देखिए इसका। सेरेलैक, बच्चों को 5 साल तक आजकल सेरेलैक देते, सेरेलैक देते, डॉक्टर्स भी लिख के देते हैं, सब कुछ करते हैं। जबकि सेरेलैक से कई गुना बेहतर ऐसी नुस्खे हमारे दादी ने हमें बताए हैं, घर घर में लोगों को पता है। लेकिन फिर भी आज वो इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि उस मार्केट में 97% मार्केट शेयर है इस नेस्ले का। यानी खाने के लिए क्या जाना चाहते हो, ये सेरेलैक, लैक्टोजन नैन, दूध की पाउडर। अभी दूध की पाउडर हमारे यहाँ कितनी सारी कंपनियां है, अमूल है, लेकिन फिर भी दूध की पाउडर में सबसे ज्यादा बिजनेस किसका है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है, तो नेस्ले का। नेस्ले का 44% मार्केट शेयर है दूध की पाउडर में। नूडल का सिर्फ 60% है। पास्ता, इंस्टेंट पास्ता, महिला बचत गट बहुत अच्छा, इंस्टेंट पोहा, इंस्टेंट पाव भाजी, कितना कुछ बना सकती है। ये इंस्टेंट पास्ता बेच रहे, 76% उनका मार्केट शेयर है। क्रीम वाले जो चॉकलेट रहते हैं उसमें 64% शेयर है। गाढ़ा दूध 50 से ज्यादा, लेकिन वो कंपनी स्विट्जरलैंड, वो कितनी दूर है। हमारे देश का जितना जितना एरिया है, 1.25% सिर्फ उनका एरिया है, उससे 80 से 90 आई मीन टाइम्स ज्यादा बड़े हमारा देश है। फिर वो इतना इतना माल यहाँ बेच रही, 25,000 करोड़ का माल अगर वो बेच रही है, तो वो 25,000 करोड़ जब उनके पास जाएंगे, उसकी वजह से 2.5 लाख की इकोनॉमी वहां बनेगी, 2 से 2.5 लाख की। अगर यही 25,000 करोड़ हमारे देश में अगर रहेंगे, तो यही 25,000 करोड़ से 2 से 2.5 लाख की इकोनॉमी यहां भी बनेगी ना। इतनी सिंपल सिंपल चीजें जिसको हमको बदलना है। और दोस्तों ये सभी चीजें है ना, मैक्सिमम चीजें जो बनाते हैं केमिकल्स वगैरह, साबुन बिबुन, हर दिन की पेस्ट बिस्ट, ये सब पेट्रोकेमिकल है, ये सब कैंसरस है। कुछ नहीं था कैंसर विंसर, कुछ नहीं था हमारे देश में, या कहीं भी नहीं था। जब से पेट्रोकेमिकल है तब से कैंसर शुरुआत हुई है। और ये प्रोडक्ट हर लेवल पे बेचते हैं दोस्तों, हर लेवल पे देखोगे तो आपको ये दिखाई देंगे। इनफैक्ट आज तो ऐसी परिस्थिति है कि दुकानों में, मॉल्स में जाएंगे तो इसके ब्रांड है,
ये ब्रांड बेचने के लिए टीवी में भी बहुत एडवर्टाइज आते हैं, वो देखते हैं, अपने हीरो हीरोइन उसमें वो मॉडल करके काम करते हैं, वो बेचते हैं उनको। लेकिन रास्ते में भी अगर आप देखोगे, रास्ते में या हमारे एकदम किसी गांव की मंडी में आप जाइए, दूर से दूर किसी गांव में, फिर भी आपको वहां कौन सा माल मिलेगा? तो चाइना का। वो जो 10% में लोग है ना, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, वो वहां का वहां माल पहुंचा रहे हैं। और ये चाइनीज और ये दोनों ये कंपनियां, ये मिलकर अभी आज 5,000 करोड़ का माल हमारे तहसीलों में बेच रही। अभी जो 5,000 करोड़ की इकोनॉमी, ऐसा समझते कि 1,000 करोड़ वो गवर्नमेंट की वजह से, बाकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, तो 4,000 करोड़ का माल बेच रही है आज हमारे देश में, हमारे गांव में। और हमें क्या करना है? हमें उसमें से 4,000 करोड़ में से सिर्फ 600 से 800 करोड़ का माल तैयार करना और बेचना है। और वो भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत हाईफाई नहीं चाहिए हमको, बहुत सारी चीजें जो सिंपल सिंपल यंत्रों से, हाथों से तैयार होगी और जिसको बेचना है, और उसी से आएगा ये अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इतनी ही सिंपल चीजों से बनती है, हमारी भी बनती है, अमेरिका की बनती है, और चीन की भी बनती है। बस हमें ये काम करना है, और हमें अपने बैलेंस शीट में आगे के 3 साल के बाद 600 से 800 करोड़ का माल तैयार करके उसको बेचना है। बस यही काम करना है। और दोस्तों, हमारा जो पोटेंशियल है ना, कि हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये कंपनी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनके पास नहीं है इतनी रिसोर्सेस। आप जाके देखिए, इतनी खेती नहीं है उनके पास, ऐसी मिट्टी, ऐसा पानी, ऐसा ऐसा क्लाइमेट नहीं है। ये नहीं है, ये जो सूरज की रोशनी जो हमें मिलती है ना, बहुत महान है। नहीं है उनके पास कुछ। इनका अच्छी तरह से उपयोग करेंगे ना, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारे है, जो है ब्रेन आज, तो उसके साथ कम से कम हर तहसील में 30,000 करोड़ से ज्यादा इकोनॉमी तैयार होगी। और यही कारण है ना, ये एक्चुअली है दोस्तों, ये टेक्निकल है। यही कारण है कि दुनिया में हजारों साल तक हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी थे। 30% से 35%, 40% जीडीपी हम तैयार करते थे, क्योंकि वो ही है ना, वो टेक्निकल है। लेकिन अगर इसके लिए सब कुछ अगर करना है ना, ये पहला हमारा फेज है, उसको आगे बढ़ाना है, सब कुछ जो करना है ना, एक सिर्फ चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक चीज, वो है कस्टमर। एक ही चीज है जो करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर फुल फोकस करना है, दिल लगाकर काम करनी, वो है लोग। क्योंकि वो ये लोग हैं, वो सब परिस्थिति बदल सकते हैं। ये लोग है, ये कस्टमर जो डिसाइड करेंगे कौन यह धंधा करेगा। यूनिलीवर धंधा करेगा, प्रोक्टर गैम्बल धंधा करेगा, या हमारे गांव में, हमारे तहसील में जो महिला बचत गढ़ बना रही है, किसान जो जिसको बना रहे हैं, वो तो करेगा। ये लोग करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। लोगों को हाथ में है, लोगों के हाथ में है। और जब आप उनको बताओगे कि ये सब काम करना है, तो लोग सब कुछ चीजेस कर सकते हैं। लोगों को अगर आप सही डायरेक्शन दोगे, सभी सही चीज बताओगे, तो लोग सब कुछ कर सकते हैं। लोग इकट्ठा आए तो कुछ भी कर सकते हैं। लोग इकट्ठा आए तो दुनिया के सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रांग, पावरफुल ऐसी आर्मी है, उसको भगाया हम लोगों ने। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अंग्रेज कुछ भी कर सकते थे मनमानी। लोग एक हो गए। लोग जब एक होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज भी अगर लोग एक हो गए ना, तो कोई भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कुछ भी करेगी अगर, लेकिन कुछ नहीं कर सकती हमारे लोगों के सामने। एक ही काम है, लोगों को एक करना। और देखो, जो हम लोग काम कर रहे हो सभी लोगों के लिए ही है ना। एमसीएल जो काम कर रही है हर गांव में, तहसील में, वो लोगों के लिए तो है। सबसे पहले पर्यावरण। आज पर्यावरण तो ऐसी चीज है कि कोई भी अमीर अगर होगा तो उसको भी लगेगा कि पर्यावरण के लिए लोग काम कर रहे हैं, मैं कंट्रीब्यूट करूं। प्रोडक्ट हमारे इतने अच्छे हैं जो पर्यावरण का ख्याल रखें, लोगों को अच्छा अनुभव देंगे। और सब कुछ होगा तो लोगों के लिए होगा, 100% एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा, एक अच्छी इनकम के लिए, किसानों के लिए होगा। तो कौन नहीं करेगा, मुझे बताइए। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ करनी होगी ना आज, तो वो यही है कि हर हफ्ते लोगों के सामने बोलो ये बात, रखो ये बात, कि किस मिशन के ऊपर निकले हैं हम, कैसे हम अपने राष्ट्र को फिर से महान बना सकते हैं, कैसा सब कुछ है हमारे हाथ। हमारे हाथ में है, हम सब कुछ कर सकते हैं, महलों में रह सकते हैं हम। ऐसे ऐसे कुदरत ने इतना सब कुछ दिया है, बहुत इफेक्टिव। और दिल से ना इसको सिंसियरली करना पड़ेगा हर हफ्ते। एक सिर्फ भाषण देके नहीं होगा, हर हफ्ते लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कितना सिंसियरली मैं ये काम कर रहा हूं, और मैं करके दिखाऊंगा, करके और करेंगे। सब लोग इकट्ठा आएंगे तो सब कुछ कर सकते हैं हम दोस्तों। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो तहसील की जो स्टार्टअप है ना, पहले तो हर म्युनिसिपल वार्ड में, हर ग्राम पंचायत में एक जो एक क्रांतिवीर है, ये क्रांतिकारी जो है, उसको पहले उसकी नियुक्ति करनी होगी, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर वो अपने इस गांव का, अपने ग्राम पंचायत का, अपने म्युनिसिपल वार्ड का ख्याल रखे, और वहां फिर हर हफ्ते लोगों को बताए कि किस मिशन के लिए हम खड़े।
और फिर वो तैयार होगा वो मूवमेंट। 1 2 3 4 5, सिर्फ आप एक दो महीने यानी 8 हफ्ते आप करिए, आप देखिए 8वें हफ्ते कितने सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं और कितना बड़ा आंदोलन ये तैयार हो सकता है। और फिर अब मैं जो बोल रहा हूं, ये कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर दोस्तों फोकस करना है। तहसील में जितने भी कस्टमर्स है, जितने भी लोग हैं, 60% लोग आपके साथ होने चाहिए। बस 60% लोग आपको इस मिशन में बस आपको हेल्प करे, आपके साथ हो जाए। और ऐसा नहीं हमें अमीर अमीर पैसे वाले लोग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हमें गरीब से गरीब लोग चाहिए, वो अपना काम करे, धंधा पानी करे, माल तैयार करके दे, हम उसको बेचेंगे। ये 60% लोग मिलके जो काम करेंगे ना, जो माल तैयार करेंगे, वो आसानी से बेचा जा सकता है, बहुत आसानी से। एक प्लेटफॉर्म के में आके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट, यानी ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर में अलग है, तमिलनाडु में अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। देश भर में बहुत सबसे बेस्ट जो साबुन है, सबसे बेस्ट जो शैम्पू है, सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइजर है, सबसे बेस्ट जो टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स है, वो तैयार करेंगे, बेचेंगे। ये 60% लोग है ना, घर घर में तैयार कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके बेचेंगे। और फिर ये जो प्रोडक्ट है, ये पूरा इकोनॉमी चेंज करके दे। इस प्रोसेस में फिर किसी को जरूरत नहीं होगी अपना घर छोड़ के बाहर जाने के काम के लिए। सबको एक अच्छा इकोनॉमी हम देंगे और सीएसआर के साथ उस गांव को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। आप सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करिए, 60% कस्टमर्स को, लोगों को अपने साथ, लोगों को अपने इस आंदोलन में शामिल कीजिए। बाकी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बाकी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपको बता दूं कैसे करना है, आप बस उसके ऊपर करिए। एक सिंसियर स्टूडेंट जैसे काम करिए दिन भर, वो हो जाएगा। और मिलकर फिर हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे अर्थव्यवस्था ही नहीं, दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद।